हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपा गोयल क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं अपना लास्ट लाइफ नैरेटिव, जो कि है स्टीव जॉब के बारे में, जो कि हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के सब्जेक्ट में, जो कि आता है बीकॉम के 3rd और 4th सेमेस्टर में। तो इसकी यूनिट 1 है लाइफ नैरेटिव, और आज हम उसका लास्ट लाइफ नैरेटिव कवर कर रहे हैं, जो कि है स्टीव जॉब्स के बारे में, जो लिखा है वॉल्टर इसाकोन ने। अब स्टीव जॉब्स क्या है, वैसे हम सबको पता होगा, पर हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि स्टीव जॉब जो है वो फाउंडर थे एप्पल फोन। आप सभी जानते हैं ना, आईफोन तो एप्पल कंपनी है और आईफोन उसका एक प्रोडक्ट है। तो एप्पल कंपनी के जो फाउंडर थे, सीईओ थे, वो थे स्टीव जॉब। मतलब सीईओ थे, फाउंडर तो आप नहीं कहेंगे, अभी आप पढ़ेंगे फाउंडर कौन थे। तो स्टीव जॉब जो है उसके सीईओ थे, और उनकी जो लाइफ थी 1955 से में वो बोर्न हुए थे, 2011 में उनकी डेथ हो गई थी। एंड वो जो है 20th सेंचुरी की एक डेफिनेटली बहुत ही बड़ी हस्ती माने जाते हैं। उन्होंने अपने फ्रेंड स्टीव वॉजनियाक के साथ मिलके एक पर्सनल कंप्यूटर बनाया यूएस में, जो कि एप्पल कंप्यूटर के नाम से जाना गया। कब बनाया उन्होंने? 1977 में, जब स्टीव जॉब्स जो है 23 साल के थे। तो उनका नाम जो है यंगेस्ट पीपल में आया था फोर्ब्स लिस्ट में। फोर्ब्स लिस्ट जो है, फोर्ब्स एक मैगजीन है जिसमें वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों का नाम आता है। तो जब स्टीव जॉब्स सिर्फ 23 साल के थे, तो उनका नाम फोर्ब्स की लिस्ट में आया था सबसे यंग अमीर लोगों की लिस्ट में। उस इन द नेशन में उस समय जो बहुत ही यंग लोग थे और सबसे रिच थे, उसमें स्टीव जॉब का नाम आ गया था, जब वो सिर्फ 23 साल के थे। स्टीव जॉब्स वॉज आउटस्टेड फ्रॉम एप्पल इन 1985। मतलब जो स्टीव जॉब जो है उनको निकाल दिया गया था एप्पल से। अब आप सोचेंगे एप्पल उन्होंने बनाया और उन्हें निकाल दिया गया, नहीं। तो ऐसा है कि एप्पल कंप्यूटर जो है वो उनके फ्रेंड की थी पहले, स्टीव वॉजनियाक, ठीक है। और वो उसमें उन्होंने काम करना अपने फ्रेंड के साथ शुरू किया, लेकिन उनको जो है उस कंपनी से निकाल दिया गया 1985, और भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ जो थे, कुछ और एम्प्लॉयज़ जो थे एप्पल के और स्टीव जॉब, इन्होंने मिलकर के एक कंपनी खोली जिसका नाम था नेक्स्ट, ठीक है। जो कि एक कंप्यूटर डेवलपमेंट फर्म थी, जो कि बिजनेस और हायर एजुकेशन में भी स्पेशलाइज करती थी। मतलब कंप्यूटर डेवलपमेंट फर्म स्पेशलाइजिंग इन बिजनेस एंड हायर एजुकेशन, कंप्यूटर्स डेवलप करती थी बिजनेस और हायर एजुकेशन में स्पेशलाइजेशन के साथ। 1986 में उन्होंने एक कंपनी और खोली जिसका नाम था पिक्सर, और उन्होंने पहला 3D कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी बनाई जिसका नाम था टॉय स्टोरी इन 1985, ठीक है। उसके बाद एप्पल एक्वायर्ड नेक्स्ट इन 1997 एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स स्टीव जॉब्स बिकेम इट्स सीईओ। अब क्या था, एप्पल तो उनके फ्रेंड की कंपनी थी, तो एप्पल ने क्या किया, 1997 में जो स्टीव जॉब की कंपनी थी नेक्स्ट, उसको एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो जब उसको एक्वायर किया, तो स्टीव जॉब की कंपनी थी नेक्स्ट और एप्पल ने एक्वायर किया, तो उनके काम को देखते हुए स्टीव जॉब को सीईओ बना दिया गया एप्पल का। तो अब आपको क्लियर हो गया कि स्टीव जॉब जो थे वो एप्पल के सीईओ थे, ठीक है। और नेक्स्ट उनकी कंपनी थी जो उन्होंने खोली थी। पहले उन्हें एप्पल से उनके फ्रेंड ने निकाल दिया था, उसके बाद उन्होंने अपनी एक कंपनी शुरू की और दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ मिल करके फिर उस कंपनी को एप्पल ने एक्वायर किया 1997 में, और स्टीव जॉब जो है उसके सीईओ बन गए, ठीक है। अब उसके बाद तो हम जानते ही हैं, द हाफ ईटन एप्पल बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड लोगो इन द वर्ल्ड। जो आईफोन, आईपैड्स, इनका लोगो क्या है, एक आधा खाया हुआ एप्पल है ना, तो वो आधा खाया हुआ एप्पल पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही फेमस लोगो बना हुआ है आज की डेट में। हर किसी को आईफोन चाहिए, हर किसी को आई बुक चाहिए, आईपैड चाहिए, आई मैक कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि अब ये वर्ल्ड फेमस लोगो बन चुका है। अब इन्होंने कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बताया है यहाँ पे स्टीव जॉब की, कि स्टीव जॉब का जो बर्थ है वो 1995 में हुआ था, और उनके बर्थ के बाद ही उनको उनके पेरेंट्स ने एडॉप्शन के लिए दे दिया था, क्योंकि उनके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे, जोआने सिम्पसन एंड अब्दुल फताह जंदाली,
वो जो थे एक अनमैरिड यंग ग्रेजुएट स्टूडेंट थे और उनके फादर जो है उनकी मदर से उस समय शादी नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए जैसे ही उनका बर्थ हुआ उन्होंने उनके पेरेंट्स ने बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने अडॉप्शन के लिए दे दिया। बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन होते हैं? जो बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। तो हालांकि उसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली थी, पर वो उस समय शादी नहीं करना चाहते थे, तो और इसलिए उन्होंने जो है स्टीव जॉब को एडॉप्शन के लिए दे दिया था। स्टीव जॉब जो है अपने बायोलॉजिकल फादर से कभी नहीं मिलना चाहते थे, पर वो एंग्री थे ये सोच के कि भाई उनकी मदर ने और उनके फादर ने उनको कैसे ट्रीट किया, मतलब बच्चे को होते ही एडॉप्शन के लिए दे दिया। फिर स्टीव जॉब को अडॉप्ट किया उनके पेरेंट्स ने, विच इज़ कॉल्ड एडॉप्टिव पेरेंट्स, मतलब कि जिन्होंने उनको अडॉप्ट किया। उनका नाम था पॉल एंड क्लारा जॉब्स। वो इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे, पर उनको बहुत प्यार करते थे और उनका बहुत ध्यान रखते थे। जॉब्स ऑलवेज वांटेड टू नो अबाउट हिज बर्थ पेरेंट्स बट डिडंट वांट टू लुक फॉर देम एज लॉन्ग एज क्लारा जॉब्स वाज अलाइव टू अवॉइड हर्टिंग हर। स्टीव जॉब जो है अपने जो बायोलॉजिकल पेरेंट है उनके बारे में जानना चाहते थे, पर वो उसमें उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसको ढूंढना नहीं चाहा अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को, जब तक क्लारा जॉब मतलब उनकी जो मदर थी वो अलाइव थी, ताकि वो हर्ट ना हो ये जान करके। इन 1986 वो जो है मिले जोने सिम्पसन से आफ्टर क्लाराज डेथ। अपनी मदर की एडॉप्टिव मदर की डेथ के बाद वो एक इस नाम की लेडी से मिले। हिज मदर वॉज डीपली अपोलोजेटिक अबाउट लीविंग हिम बट स्टीव एश्योर्ड हर ही वॉज ऑल राइट एंड थैंक्ड हर फॉर नॉट चूजिंग अडॉप्शन एंड गिविंग बर्थ टू हिम। मतलब क्लारा जॉब्स की डेथ के बाद वो अपनी रियल मदर से मिले और उन्होंने जो है उनकी जो मदर थी उन्होंने उनको बहुत मतलब अपोलोजाइज़ किया कि हमने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया, पर स्टीव ने उनको कहा कि ठीक है आपने मुझे छोड़ दिया कोई बात नहीं, रादर आई वांट टू से यू थैंक्स कि आपने मुझे अबॉर्ट नहीं किया और मुझे बर्थ दिया। तो मतलब उन्होंने गुस्सा नहीं दिखाया, जो कि वो अंदर से उनके अंदर पेन था कि मुझे क्यों मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट ने छोड़ दिया। उन्होंने रादर अपनी बायोलॉजिकल मदर को मिलकर बोला कि चलो इन अ वे मैं आपको थैंक ही करता हूँ कि आपने मुझे अबॉर्ट नहीं किया, एटलीस्ट मुझे जन्म तो दिया, ठीक है। उसके बाद स्टीव जॉब जो है जो बड़े हुए सैन फ्रांसिस्को में एक बे एरिया है वहाँ पे वो बड़े हुए और उन्होंने रीड कॉलेज ज्वाइन किया 1972 में। कुछ ही टाइम के बाद उन्होंने वो कॉलेज जो है ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि उनको पढ़ाई में ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ सीख नहीं कर रहा हूँ। मतलब एज अ बच्चे जो है स्टीव जॉब बहुत ही डिफिकल्ट थे हैंडल करने के लिए, जो जिनको पसंद नहीं था कि कोई भी उनके ऊपर अथॉरिटी जमाए, मतलब उनके ऊपर कुछ अपना हुक्म जलाए एंड ऑल दैट। पर वो जो है कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के फ्रेंड थे उनके पड़ोस में जो ही रहते थे और जो उनसे बहुत बड़े थे, पर वो उनके फ्रेंड थे। जो स्टीव जॉब का जो है ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी और जैन बुद्धिज्म में बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन हुआ उनको। और वो उनको अट्रैक्शन क्यों हुआ? मे बी बिकॉज क्योंकि वो जो पेन फील करते थे कि मेरे पेरेंट्स ने बर्थ होते ही मुझे अडॉप्शन के लिए दे दिया, इस पेन के कारण उनका जो ध्यान था बहुत ही ज़्यादा ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी और जैन बुद्धिज्म की तरफ गया। तो उसके बाद जब वो रीड कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते थे तो भी वो मेडिटेशन करते थे, उनका मेडिटेशन की तरफ भी ध्यान था। 1974 में उनके एक फ्रेंड ने उनको एडवाइस किया कि तुम इंडिया जाओ अगर तुम सच में खुशी चाहते हो, शांति चाहते हो, मतलब वहाँ पे मेडिटेशन और जैन बुद्धिज्म ये सब चीज़ें हैं ना। तो वो एक कंपनी में काम करते थे अटारी, जो कि एक वीडियो गेम मैन्युफैक्चरिंग फर्म थी। उन्होंने वो नौकरी छोड़ी और वो इंडिया गए, ठीक है। और वो करीबन इंडिया में 7 महीने रहे एक गुरु को ढूंढने के लिए, मतलब कोई गुरु मिले जो मुझे खुशी दे, शांति दे, पीस दे, उसका रास्ता दिखाए, ठीक है। उन्होंने अपने इस स्टे के दौरान बहुत कुछ सीखा वहाँ पे। अब क्या सीखा वो हम आगे आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद वो पूरी लाइफ जो है मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते रहे इन सर्च ऑफ इनर पीस। मतलब उनको अंदर से ना शांति फील नहीं होती थी, उन्होंने अपनी थ्रू आउट द लाइफ जो है मेडिटेशन की प्रैक्टिस की। उनके फ्यूनरल पे, किनके फ्यूनरल पे? स्टीव जॉब के फ्यूनरल पे एक सभी गेस्ट को एक ऑटोबायोग्राफी की कॉपी दी गई थी, जो थी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय स्वामी परमहंस योगनंदा, अ बुक दैट इज बिलीव टू हैव डीपली इन्फ्लुएंस्ड हिम। उन्होंने ये किताब पढ़ी, अभी आप आगे पढ़ेंगे कहाँ मिली उनको ये किताब। तो उनकी लाइफ जो है इस किताब से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, इसलिए उनकी डेथ के ऊपर सभी गेस्ट को इस ऑटोबायोग्राफी की एक एक कॉपी दी गई थी, ठीक है।
ये तो हुआ स्टीव जॉब के बारे में थोड़ी सी समरी। अब हम पढ़ते हैं वॉल्टर इसाकन के। वॉल्टर इसाकन कौन थे जिन्होंने स्टीव जॉब की बायोग्राफी लिखी? जो वॉल्टर इसाकन है, 1952 में उनका बर्थ हुआ, वो अभी भी हैं, एक अमेरिकन ऑथर है, जर्नलिस्ट है, हिस्टोरियन है और एकेडमिक है, और फॉर्मर सीईओ है किसके? CNN, और मैनेजिंग एडिटर है टाइम मैगजीन के। तो ये हो गया उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। और उन्होंने बहुत सारी वेल नोन बायोग्राफी लिखी हैं, किस किस की? जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन की, जिसका नाम था एन अमेरिकन लाइफ 2003, और अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिसका नाम है हिज लाइफ एंड द यूनिवर्स, जो कि उन्होंने 2007 में लिखी थी। अब जो स्टीव जॉब थे उन्होंने खुद अप्रोच किया 2004 में वॉल्टर इसाकन को कि मेरी बायोग्राफी लिखो, पर जो वॉल्टर इसाकन थे ही वाज नॉट कन्विंस्ड, क्योंकि उस समय स्टीव जॉब जो है बहुत ही ज़्यादा यंग थे। तो उन्होंने उनको कहा कि अभी तो तुम्हें बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में, अभी टाइम नहीं है तुम्हारी बायोग्राफी लिखने का। फिर स्टीव जॉब ने उनको 2009 में फिर से रिक्वेस्ट की कि भाई प्लीज़ मेरी बायोग्राफी लिखो। तो उस समय इसाकन जो है, वॉल्टर इसाकन जो ऑथर है, वो रेडी हो गए, क्योंकि उनको पता चला कि स्टीव जॉब जो है पैंक्रियाटिक कैंसर से सफर कर रहे हैं, तो वो रेडी हो गए। उन्होंने स्टीव जॉब ने इसाकन को बोला कि आप जितने लोगों को इंटरव्यू कर सकते हो उतने लोगों को इंटरव्यू करो, और मैं आपको बोलता हूँ कि जब तक ये बुक पब्लिश नहीं होगी ना, मैं इसको रीड नहीं करूँगा। द ओनली थिंग आई वॉन्टेड वॉज द कवर ऑफ द बुक। मैं सिर्फ जो मेरे ऑटोबायोग्राफी का जो कवर होगा ना, उसको मैं कंट्रोल करूँगा, मतलब वो मेरी इच्छा से बनेगा कि ऐसा होना चाहिए। बाकी आपको जो करना है, जितने लोगों को इंटरव्यू करना है करो, बहुत सारे लोगों को, और मैं उसको नहीं पढ़ूंगा मतलब वो उसको कहना चाहते थे कि मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आपने ये क्यों लिखा, ऐसे क्यों लिखा, ऐसे लिखो, आप अपनी इच्छा से लिखो। द ओनली थिंग इज मैं सिर्फ कवर जो होगा बुक का उसके बारे में अपना दिमाग लगाऊंगा, ठीक है। तो जो वॉल्टर इसाकन थे उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया, उनके फैमिली, फ्रेंड्स, कुलीग, एम्प्लॉय, राइवल्स, एक्स गर्लफ्रेंड, और 2 साल में, और उन्होंने इस 2 साल में स्टीव जॉब को भी 40 टाइम्स इंटरव्यू किया, और उसके बाद उन्होंने जो है उनकी बायोग्राफी लिखी। स्टीव जॉब की जो वाइफ थी, उन्होंने इसाकन वॉल्टर को नोट टू वाइफ एनी पार्ट ऑफ बायोग्राफी, इसाकन को अर्ज किया कि किसी भी पार्ट को मतलब वाइट वॉश, मतलब फैंसी बनाने की जरूरत नहीं है, जैसी स्टीव जॉब की लाइफ है आप बिल्कुल वैसा ही उस बायोग्राफी में लिखे। तो जो वो बुक थी, बायोग्राफी थी स्टीव जॉब की, 2011 में फाइनली पब्लिश हुई, एग्जैक्टली 19 दिन के बाद जब स्टीव जॉब की डेथ हुई तब, ठीक है। इट वॉज द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर। उस टाइम का ये न्यूयॉर्क टाइम्स का बेस्ट सेलर था, और इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे इन द सेल ऑफ अ बायोग्राफी, ठीक है। इसाकन को इसके लिए फाइनेंशियल टाइम्स और गोल्डमैन सैशे बिजनेस बुक का ईयर अवार्ड भी मिला था, ठीक है। तो ये हुआ वॉल्टर इसाकन के बारे में। अब है स्टडी गाइड कि उनकी बायोग्राफी से जो चीज़ें हमें पढ़ने के लिए बोला गया है। पेज 39 से 41 पे अटारी के बारे में लिखा है। अटारी वो कंपनी है, पहली कंपनी है जिसमें स्टीव जॉब ने काम की थी, जो कि एक वीडियो गेम मैन्युफैक्चरर थी, जिसके फाउंडर थे नोलन बुशनेल। वो जो स्टीव जॉब से थे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे उससे बात करके। स्टीव जॉब उस समय बहुत ही लंबे बाल रखते थे, नहाते नहीं थे कई दिनों तक, और बहुत ही एरोगेंट थे बिहेवियर में, इसीलिए उनके जो कोलीग हैं उनको डम शिट कहते थे, क्योंकि बड़े गंदे से लगते थे। तो इससे इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कि उनके कोलीग्स जो उनको ऐसे करते हैं और वो अपसेट ना हो, स्टीव जॉब को नाइट शिफ्ट की ड्यूटी दी गई थी। वहाँ पे जो एक एलकरन नाम के चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने देखा कि स्टीव जॉब जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है टेक्नोलॉजी को लेके, और बुशनेल मतलब उनके फाउंडर से बहुत इम्प्रेस्ड है, जिसके साथ वो बहुत लंबी लंबी फिलोसॉफिकल टॉक किया करते थे, एंड वॉज विलिंग टू एक्सक्यूज हिज रूड बिहेवियर, जो कि बुशनेल स्टीव जॉब के रूड बिहेवियर को ध्यान नहीं देते थे। मतलब कई बार होता है ना, बहुत लोग जो रूड होते हैं हम उनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, तो वो उसके रूड बिहेवियर को एक्सक्यूज करता था और उससे बहुत बातें किया करता था। वहाँ पे वो उस कंपनी में $5 पर घंटे के हिसाब से काम किया करते थे, और वहाँ पे वो फ्रेंड बने एक इंसान से जिसका नाम था रोन वेने, ठीक है। तो जो रोन था उसने अपना कभी बिजनेस शुरू किया था स्लॉट मशीन्स बनाने का, लेकिन वो कंपनी फेल हो गई। वहाँ से स्टीव को एक्साइटमेंट फील हुई कि एक क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम अपनी कंपनी शुरू करें। वेन भी उनके साथ बहुत कंफर्टेबल थे, उन्होंने उनको बताया कि मैं एक गे हूँ, मतलब जिससे वो मिले थे, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अब आपको क्या नोटिस करना है उनकी बायोग्राफी में अबाउट द राइटर।
Now notice how the author uses a large number of direct quotation to build a multi-dimensional picture of जॉब पर्सनालिटी। मतलब कैसे उन्होंने लार्ज कोटेशन यूज करके स्टीव जॉब की पर्सनालिटी को दिखाया है। वो अपने आप बैकग्राउंड में रहे हैं वॉल्टर इसाकन, उन्होंने कभी भी अपना इंप्रेशन नहीं दिया स्टीव जॉब के बारे में, हालांकि वो कितने साल तक स्टीव जॉब के साथ रहे बायोग्राफी पे लिखने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने डिफरेंट लोगों की जो कोटेशंस थी उसको दे करके उन्होंने स्टीव जॉब की पर्सनालिटी के बारे में बताया है। अब आता है इंडिया के, जब अटरी में वो काम करते थे तो उनको उनके कुलीग ने बोला कि तुम इंडिया जाओ अगर तुम जैन बुद्धिज्म के बारे में जानना चाहते हो और एक गुरु से मिलो जा करके जो तुम्हें हेल्प करेंगे इन सब चीज़ों में। तो अब उनकी इंडिया विजिट के बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने अत्री में भी काम करते हुए क्या मनी क्यों सेव की, क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी करना चाहते थे इंडिया में। उनके एक फ्रेंड ने रीड कॉलेज में, जिसका नाम था रॉबर्ट फेरेलैंड, उनको बोला था कि तुम जाओ, नीम करोली बाबा है एक, जो कि एक विलेज में रहते हैं नैनीताल के पास, तुम जाओ, वो तुम्हें हेल्प करेंगे शांति ढूंढने में, इनर पीस ढूंढने में। तो उस समय ही उनको कॉलेज के टाइम पे ही हमने पढ़ा है स्पिरिचुअलिटी और जैन बुद्धिज्म में काफ़ी इंटरेस्ट था और वो मेडिटेशन भी किया करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अब ये जो लाइन है ये उनकी ऑटोबायोग्राफी से डायरेक्ट दी गई है। फॉर मी इट वॉज अ सीरियस सर्च, मतलब ये कौन बोल रहा है, स्टीव जॉब बोल रहा है कि मेरे लिए एक बहुत ही सीरियस सर्च थी। इट वुड हैव बीन टर्न ऑन टू आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट एंड ट्राइंग टू फिगर आउट who I was and how I fit into things। मतलब कि मेरे लिए एक बहुत सीरियस सर्च थी, मैं जानना चाहता था कि खुशी क्या होती है और मैं क्या हूँ और मैं कहाँ फिट हो सकता हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत ही सीरियस सर्च थी। इस सीरियस सर्च के लिए वो इंडिया जाना चाहते थे और उन गुरु से मिलना चाहते थे। जब वो इंडिया पहुँचे तो वो बीमार हो गए। डेफिनेटली इंडिया का क्लाइमेट इतनी जल्दी नहीं सूट किया होगा, बीमार हो गए और कुछ ठीक होने के कुछ टाइम बाद उन्होंने हरिद्वार में गए और हरिद्वार में उन्होंने कुंभ मेला देखा और उसके बाद वो कुछ दिनों बाद आश्रम गए, कहाँ, उन बाबा के जो उनके फ्रेंड ने बताया था, नीम करोली बाबा, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन वहां जाके उन्हें पता चला कि वो बाबा तो कुछ महीनों पहले ही मर गए हैं। ठीक है, तो वो वहां पे एक लोकल फैमिली के साथ रहे, वहीं पे सोते थे, वही वो लोकल फैमिली उसको उनको वेजिटेरियन खाना देती थी और वहीं वो एक गद्दे पे ज़मीन पे सोते थे। वहाँ पे उन्हें एक कॉपी मिली, किसकी, वो ऑटोबायोग्राफी जो मैंने आपको बताया उनकी डेथ पे फ्यूनरल पे सभी गेस्ट को बांटी गई थी। उन्हें एक कॉपी मिली, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय स्वामी परमहंस योगानंदा, और उन्होंने ये बुक बहुत बार पढ़ी, तो उनको ये बहुत बुक जो है इन्फ्लुएंस किया, इस बुक ने उनकी लाइफ को। वहीं पे वो एक डॉक्टर से मिले, डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट, जो कि स्मॉल पॉक्स को, चिकन पॉक्स को दुनिया से ख़त्म करने के लिए काम कर रहे थे और वो उनके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बन गए वहाँ पे। उसके बाद जॉब ने अपने बहुत सारे अनयूजुअल एक्सपीरियंस नरेट किए कि मैं एक यंग स्पिरिचुअल टीचर से मिला इंडिया में, जो उनको लेके गया और उन्होंने उनके लंबे बाल कटवा दिए। तो पहले स्टीव जॉब को लगा कि ये क्या पागल सा इंसान है, लेकिन बाद में उनको ये नहीं पता था कि हिंदू स्पिरिचुअलिटी में बाल उड़ाना सिंबलाइज करता है क्या, कि आपका एक तरीके से पुनर्जन्म है, आप अपने पुराने बंधन तोड़ रहे हो और इस मटेरियल वर्ल्ड से। तो वो इसलिए उन्होंने उसके बाल तोड़वाए कि अगर तुम सही में शांति ढूंढना चाहते हो, खुशी ढूंढना चाहते हो, पहले अपने बाल हटाओ, अपनी पिछली चीज़ों को ख़त्म करो और फिर अपना एक नई जर्नी शुरू करो। उसके बाद वो वहाँ कुछ टाइम रहे और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जानी और 7 महीने बाद वो वापस से अपनी सर्च को मतलब वापस से अमेरिका आ गए। पर उनकी जो सर्च थी इनर शांति ढूंढने की, वो उनकी चलती रही। वो मॉर्निंग इवनिंग में जाया करते थे मेडिटेशन के लिए और जैन बुद्धिज़्म को स्टडी करते थे और उसके बारे में भी पढ़ा करते थे, और इन बिटवीन वो जो है अपने ऑडिट फिजिक्स और इंजीनियरिंग का कोर्सेज करते थे स्टैनफोर्ड पे। मतलब पढ़ाई उन्होंने वापस अमेरिका आने के बाद जैन बुद्धिज़्म को भी फॉलो किया, मेडिटेशन भी की और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते रहते थे। ठीक है, अब आता है द टॉपिक सर्च। जब स्टीव जॉब सिर्फ 19 साल के थे तब उन्होंने इंडिया ट्रैवल किया था और जैन बुद्धिज़्म के बारे में जाना था, और वहाँ उसको जान के उन्होंने उस सर्च में क्या सीखा, उन्होंने ये सीखा कि जो अमेरिकन है वो अपने इंटेलेक्ट और रैशनल थॉट पे, मतलब अपनी सिर्फ पढ़ाई पे और अपनी इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, जबकि इंडिया में जो है पावर ऑफ इंस्टीट्यूशन
और एक्सपेरियंशियल विजडम और मतलब ज्ञान के बारे में और इंट्यूशन को जो है ज़्यादा माना जाता है। और उन्होंने ये भी रिवील किया कि इस फिलॉसफी का उनके डिज़ाइन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा कि मतलब कि इंट्यूशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू इंटेलेक्ट। ये चीज़ को उनके डिज़ाइंस ने भी मतलब उनके डिज़ाइंस को भी इस बेस ने बहुत ही इम्पैक्ट किया। अब ये जो कुछ लाइनें ये उनकी बुक से डायरेक्ट ली गई हैं, दैट द पीपल इन इंडियन कंट्री साइड डोंट यूज देयर इंटेलेक्ट लाइक वी डू। मतलब इंडिया में लोग अपने इंटेलेक्ट को वैसे यूज नहीं करते जैसे हम करते हैं, दे यूज देयर इंट्यूशन इंस्टेड, वो अपनी इंट्यूशन को यूज करते हैं, एंड देयर इंट्यूशन इज फार मोर डेवलप्ड देन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और दुनिया की बाकी सभी जगह के मुकाबले उनकी जो इंट्यूशन है वो बहुत अच्छे से डेवलप हुई है। इंट्यूशन इज अ वेरी पावरफुल थिंग, ये बहुत पावरफुल थिंग होती है, मच मोर पावरफुल देन इंटेलेक्ट, मतलब इंटेलेक्ट से भी ज़्यादा पावरफुल इंट्यूशन होती है। और मेरी ओपिनियन में इस चीज़ ने मेरे काम पे बहुत इम्पैक्ट डाला है। मतलब हम कहते हैं ना गट फीलिंग, तो गट फीलिंग ज़्यादा पावरफुल होती है एज कंपेयर टू इंटेलेक्ट। जब वो इंडिया से आ गए तो स्टीव ने स्टार्ट किया विजिट करना सैन फ्रांसिस्को में एक जैन बुद्धिज्म का सेंटर था, और वहाँ पे मेडिटेट करते थे। और वहाँ पे वो एक शुनर्यू सुजुकी, एक बहुत जाने माने ऑथर थे जेन माइंड्स बिगनर माइंड के, उसको उन्होंने सुनना शुरू किया इंडिया से आने के बाद। और मतलब काफ़ी टाइम तक वो सब ये सब कुछ करते रहे। उन्होंने काफ़ी थेरेपीज की, मेडिटेशन की। उनके जो फ्रेंड थे वो जानते थे कि स्टीव के अंदर वो पेन है कि भाई उनके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे उन्होंने उनको एडॉप्शन के लिए डाल दिया था। डैनियल कॉटल उनकी गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने लिखा कि वो स्ट्रगलिंग विद द फैक्ट दैट ही हैड बीन अडॉप्टेड, वो इस चीज़ से जूझ रहे थे कि उनको अडॉप्ट किया गया है, मतलब जो जिन माँ बाप के साथ वो रहते थे वो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं थे। और उनकी जो दूसरी फ्रेंड थी एलिजाबेथ होम्स, ही फेल्ट दैट इट वॉज एन इशू ही नीडेड टू गेट होल्ड ऑफ इमोशनली, उनको लगता था कि ये एक इशू था जिसको कि वो इमोशनली कंट्रोल करना चाहते थे। मतलब बेसिकली उनके इमोशनल ट्रॉमा के बारे में बताया गया है और उन्होंने कैसे उससे डील किया। अब आता है ब्रेकआउट कि जब वो इंडिया से आ गए तो स्टीव जॉब रिटर्न टू अत्री टू आस्क फॉर हिज ओल्ड जॉब। वो अपनी पुरानी फर्म में आए और उन्होंने अपनी पुरानी नौकरी के लिए पूछा। और वहाँ पे जो अल कौन थे ना, उनके जो इंजीनियरिंग मैनेजर थे, उनको नाइट शिफ्ट मिले थे, वो बहुत खुश थे उनको वापस लेके। और जो बुशनेल फाउंडर थे वो भी चाहते थे कि वो पॉपुलर वीडियो गेम जिसका कि नाम ब्रेकआउट था, इसीलिए इसका टॉपिक का नाम ब्रेकआउट है, वो उसको चेंज करे ताकि उसको कोई एक वन प्लेयर भी खेल सके। तो स्टीव वॉजिनाक जो कि उनके फ्रेंड थे, जिनकी कंपनी थी एप्पल, जिसके वो सीईओ बने थे बाद में, वो भी वहीं पे आसपास ही रहते थे उनकी उस कंपनी के आसपास। और वो उस समय HP में काम करते थे। तो स्टीव ने उनको हेल्प के लिए कहा कि क्या तुम मुझे हेल्प करोगे इस गेम को डेवलप करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए, और इसके लिए मैं तुम्हें फीस भी दूंगा। तो वॉजिनैक जो है वो शुरू हो गए उनके साथ काम करने के लिए। पर अपने एक इंटरव्यू में वॉजिनैक ने बोला कि जॉब ने उनको फीस तो दी, लेकिन उनको ये नहीं बताया कि उनको $700 का बोनस भी मिला है बुशनेल से, और ना ही उन्होंने वो बोनस जो है शेयर किया वॉजिनैक के साथ। तो ये जो इंसिडेंट बॉस मतलब ये ऑथर ने अपनी बायोग्राफी में लिखा, स्टीव जॉब की बायोग्राफी में लिखा, ये अनफ्लैटरिंग था। मतलब कई बार होता है ना कि हम बायोग्राफी में सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते हैं, उन्होंने ये इंसिडेंट भी स्टीव जॉब के बारे में लिखा और बोला कि भाई उन्होंने देखा कि स्टीव जॉब भी एक मैनिपुलेटिव चीप थे, बट इसाका इंक्लूड्स, मतलब कि ये जो इंसिडेंट था ये स्टीव जॉब के नेगेटिव साइड ऑफ पर्सनालिटी दिखाता है, मैनिपुलेशन और चीपनेस को, पर इसाका ने इसको इंक्लूड किया अपनी नरेशन में। हालांकि जो वॉजिनैक थे वो बहुत ही जनरस थे इस चीज़ को एडमिट करने में कि ये भी शायद उसकी पर्सनालिटी का एक ट्रेट था जिसने उसको सक्सेसफुल बनाया, अदरवाइज वो एप्पल कंपनी नहीं बना पाता। तो मतलब उन्होंने कहा कि ये उसने ऐसा किया, लेकिन वो भी शायद ये एक ट्रेड था एक सक्सेसफुल कंपनी को बनाने के लिए रिक्वायर्ड था।
समिंग अप जो है, समिंग अप बेसिकली ये जो मैंने आपको पूरा पढ़ाया उसी को छोटा सा समरी बना दिया है। तो इसको मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको अपने आप पढ़ें, क्योंकि जब आपको एग्जाम में आता है स्टीव जॉब के बारे में कुछ लिखने के लिए या इस जो है लाइफ नैरेटिव के बारे में लिखने के लिए, तो एक छोटी सी समरी है जो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। वैसे आपने अगर अच्छे से सुना है तो आपको दिमाग में वैसे ही आ जाएगा और आप इस समिंग अप के पैराग्राफ को अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। ये है दोस्तों ग्लोसरी। ग्लोसरी मतलब वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग दिए हैं, जो कुछ वर्ड्स इसमें आए हैं, या अगर आप जा करके उनकी बायोग्राफी की वो पेजेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये जो है वर्ड मिलेंगे, तो उनके मीनिंग आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप यहाँ से उनके मीनिंग देख सकते हैं। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन है। राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट जॉब्स एक्सपीरियंस इन इंडिया। इंडिया का पूरा एक पैराग्राफ है, उसको अगर आप फिर से सुनेंगे और रीड कर लेंगे तो आप आराम से लिख पाएंगे। और आपको स्टीव जॉब का एक कैरेक्टर स्केच प्रिपेयर करना है। इसको भी आप एक बार अगर क्विकली रीड कर लेंगे और आपने अच्छे से सुना है तो आप इजीली उसको कर पाएंगे। अब इस यूनिट का कंक्लूजन है कि इस पूरी यूनिट में हमने क्या पढ़ा। इस पूरी यूनिट में हमने लाइफ नैरेटिव पढ़े हैं, हमने 4 लोगों के लाइफ नैरेटिव पढ़े हैं, उसी के बारे में बताया हुआ है कि जो मयंक अस्टन सूफी की बुक थी नोबडी कैन लव यू मोर, वो हमें क्या बताती है, ये मैंने आपको सब सारे लेक्चर्स में कराए हुए, तो इसे हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। इन्हीं चैप्टर्स, इन्हीं लाइफ नैरेटिव्स की छोटी सी समरी यहाँ पे लिखी हुई है कि शारदा भट्टाचार्य जी के आर्टिकल के बारे में दिया है, स्टीव जॉब जो हमने अभी ऑलरेडी पढ़ा है उसके बारे में लिया है, और सबसे पहले जो थी कमला दास की ऑटोबायोग्राफी जो थी माई स्टोरी, उसके बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो इन चारों स्टोरीज की छोटी छोटी समिंग अप दी गई है यहाँ पे, जो हम ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। एक चीज जो आपको ध्यान देने की है यहाँ पे, ये वाला पैराग्राफ है, इसमें आपको हर राइटर के बारे में बताया गया है कि उसने कैसे लिखा। तो इसको हम एक बार फटाफट से रीड कर लेते हैं। ईच पीस हैज इट्स डिस्टिंक्टिव नरेटिव स्टाइल, मतलब चारों ऑथर का अपना अपना एक अलग अलग स्टाइल है नरेट करने का। जहाँ कमला दास जी की बायोग्राफी इंटेंशनली पर्सनल चीज़ों के बारे में बताती है, वहीं किशल्ला भट्टाचार्य जी जो है चले जाते हैं पर्सनल मेमोरी और पॉलिटिकल कमेंट्री के बारे में। कमला दास जी ने जो है इंक्लूड किए हैं बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल उनकी स्टोरी में, बट भट्टाचार्य जी जो है बहुत सारी चीज़ें छोड़ते गए और उनका जो फोकस था ऑन एलिनेशन ऑफ हिज ओन स्टोरी, और अपनी जो उनकी एलियन जैसी एक स्टोरी थी उसके ऊपर उनका ज़्यादा फोकस था। वॉल्टर इसाकर नेवर इंट्रोड्यूस इनटू हिज नरेशन, वॉल्टर इसाकर ने कभी भी अपनी नरेशन नहीं लिखा, पर उन्होंने बहुत ही फैसिनेटिंग पिक्चर क्रिएट की स्टीव जॉब्स के बारे में। उसी तरफ अगर हम मयंक अस्टन सूफी को देखें तो जो उन्होंने एक पार्ट बोला स्टोरी का, स्टैंड आउटस्टैंडिंग द कोथास एंड द सेक्स वर्कर टू ऑब्जर्व देम एट द वर्क, उन्होंने जो सेक्स वर्कर की जो डिटेल्स बताई हैं, उनकी लाइफ बताई है, दैट इज आउटस्टैंडिंग। In all, you have read a variety of life narrative and must have formed a fairly good picture of this category of writing. मतलब अब इन ऑल आपने बहुत तरीके के लाइफ नरेटिव पढ़ लिए हैं कि कोई कैसे बताता है, कोई कैसे बताता है, और आपको बहुत अच्छी तरीके से आइडिया हो गया होगा कि इस कैटेगरी की राइटिंग कैसे की जाती है। इसी के साथ हमारी यूनिट 1 खत्म होती है। अब हम आते हैं यूनिट 2 पे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, विच इज अबाउट एक्सप्लोरिंग पोइट्री, कि हम पोइट्री के थ्रू लिटरेचर को कैसे समझ सकते हैं। तो मिलती हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़िए इस लाइव नरेटिव को और अच्छे से सुनते रहिए बार बार। और हाँ, चैनल शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। बाय बाय।